प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा कर चुके हैं। 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की गई है। इस दौरे में नए और पुराने साथियों को भी जोड़ने के प्रयास हैं ताकि 400 पार का लक्ष्य मुमकिन हो पाए। ये सच है कि इस चुनाव के केंद्र में मोदी ही है, या तो उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, अच्छा मगर अडानी की आदत बिगाड़ना चाहते, नहीं तो उनको हटाने के नाम पर। प्रधानमंत्री खुद जानते हैं कि चुनाव की धुरी वो ही है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है, लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। सियासत है तो मेहनत की जरूरत है, सत्ता है तो परिश्रम की आवश्यकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी गारंटी की सियासी पिच तैयार करने में खुद जुट गए। पिछले 12 दिनों में नरेंद्र मोदी के दौरों पर नजर डाली। 27 फरवरी को पीएम मोदी केरल पहुंचे, यहाँ लोकसभा की 20 सीटें हैं। 28 फरवरी को तमिलनाडु, यहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं। 29 फरवरी को महाराष्ट्र, यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं। 1 मार्च को पीएम झारखंड पहुंचे, यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2 मार्च को बंगाल में पीएम मोदी की रैली हुई, यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2 मार्च की शाम में पीएम मोदी बिहार पहुंच गए, यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। 4 मार्च को पीएम तेलंगाना पहुंचे, लोकसभा की यहाँ 17 सीटें हैं। 5 मार्च को पीएम ओडिशा पहुंचे, यहाँ लोकसभा की 21 सीटें हैं। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर बंगाल पहुंचे और 7 मार्च को प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 8 मार्च को असम गए, यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में हैं, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत मिल गई तो बीजेपी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। सत्ता से हटाने की एकता के बीच नरेंद्र मोदी को 2024 में एक बार फिर अपने व्यक्तित्व का तिलिस्म रचना है। इसीलिए प्रधानमंत्री जहां जहां पहुंच रहे हैं, वहां एनडीए से सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पूरे देश में से अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार अब की बार पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार। कुछ दिन पहले तक बीजेपी और बीजेडी के साथ आने की चर्चाओं का जो बाजार गर्म था, उस पर ओडिशा बीजेपी का बयान आने से विराम लग गया। हालांकि पीएम मोदी जब आंध्र प्रदेश गए तो वहां टीडीपी को एक बार फिर से एनडीए में लाने की कोशिश की और ये कोशिश सफल हो गई। दिल्ली में अमित शाह के साथ टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी की बैठक हुई और सीटों का फॉर्मूला भी सेट हो गया। उधर त्रिपुरा में विपक्षी पार्टी तिपरा मोथा भी बीजेपी के साथ आ गई। ये आंध्र प्रदेश जनता के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एनडीए और चंद्रबाबू नायडू साहब की टीडीपी पार्टी का अलायंस फाइनल हो गया। और जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू साहब का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इसको डबल स्पीड में पूरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के लिए वैसे तो चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने घेरेबंदी की है, उसे तोड़ना और उसे तोड़कर जनता का फिर से भरोसा जीतना, ये इस चुनावी जंग की सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि किस तरीके से अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा किया जाए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है वो ये कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
वायनाड को लेकर उनकी उम्मीदवारी तय की जा चुकी है, लेकिन अमेठी को लेकर अभी भी संशय। 2024 के महासमर की तैयारी शुरू हो चुकी है। लड़ाई एक एक सीट की है। ये द्वंद्व एक एक वोट का है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। तैयारियां दोनों तरफ पूरी हैं। 2024 को लेकर दोनों तरफ के अपने अपने वादे और दावे हैं। 5.5 लाख घर, और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है। इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। तैयारियों के लिहाज से अभी एनडीए विपक्षी गठबंधन से एक कदम आगे दिख रहा है। एनडीए की मुख्य पार्टी यानी बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं अभी तक विपक्षी गठबंधन सीटों को लेकर विचार के स्तर पर ही है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 39 नामों की घोषणा की है। Now Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. कांग्रेस की पहली लिस्ट में 8 राज्यों के नामों की घोषणा हुई, जिसमें केरल की 16, छत्तीसगढ़ की 6, कर्नाटक की 7, मेघालय की 2, तेलंगाना की 4, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप और त्रिपुरा की 1-1 सीटों की घोषणा हुई। Then Kerala, Kasaragod, Rajmohan Unnithan, Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. दरअसल आने वाले एक हफ्ते के अंदर 2024 की लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो ये चुनाव भी 2019 की तरह 7 चरणों में हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हैं। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में बात पूरी तरह बन नहीं पा रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या केरल में गठबंधन के ही साथी, हर जगह से सवाल अपने हिस्से की सीटों को लेकर उठ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से परे सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। अपने धुआंधार शैली के लिए मशहूर पीएम एक दिन में 2-2 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा संस्करण लेकर जनता के बीच है। हर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको अडानी दिखाई देगा।
केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बाहर गए हुए करीब 10 साल होने को हैं। आने वाले चुनाव इस लिहाज से भी अहम है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ये यात्राएं कांग्रेस की नजर में अहम है। आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं, मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। नहीं, 10 लाख करोड़ नहीं, गलत। ये 16, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौशल। 16 लाख करोड़, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? छोटे व्यापारियों का कितना माफ किया? कांग्रेस की माने तो यात्राओं से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जनता तक पहुंच बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। राहुल की रैलियों में आ रही भीड़ इस बात की तरफ इशारा भी करती है। यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि में बदलाव तो हो ही रहा है। जनता से सीधे सीधे संवाद को वोटों में तब्दील होने की उम्मीद भी है कांग्रेस को। ये ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो जैसे पहले माहौल था भाजपा से पहले 9 साल पहले, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी राहुल गांधी से मैंने बात की और बोला मेरे के स्वामिल, हमारी स्वामिल है उमर जी स्वामिल। हमने भी बोला कि हमारे भी कुछ गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमने भी राहुल गांधी को इशारा करे। राहुल गांधी ने हाथ हमारे सामने किया। राहुल गांधी उन राज्यों में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से सीधे मुकाबला है। यात्रा के दौरान राहुल सिर्फ 110 लोकसभा सीट से गुजर रहे हैं, पर जिन 15 राज्यों से यात्रा गुजर रही है उन राज्यों में लोकसभा की 357 सीटें हैं। हालांकि ये भी सच है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के बाद से कांग्रेस और विपक्षी अलायंस को कई झटके लग चुके हैं। विपक्षी एकता को मोदी विरोध के सूत्र में पिरोने वाले नीतीश कुमार और जेडीयू ने विपक्षी गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और अब वही नीतीश प्रधानमंत्री को भारत के विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष को दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से जाट नेता जयंत चौधरी ने दिया। यही नहीं, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी है।